शत्रु नहीं है, सबसे मित्रता होती है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो किसी को दुख नहीं देता, सभी में समता रखता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। ओम शांति। नुमा शाम की इस शक्तिशाली वेला में हम आदरणीय भ्राता जी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज हमारे योगी जीवन को सक्षम, शक्तिशाली और विकर्म द्वारा विनाश कर कंप्लीट सतोप्रधान बनने प्रति आपके जो भी विशेष अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों से हमें सशक्त बनाएं। आपके पास इतने लंबे काल के इतने सारे अनुभवों का खजाना है और इस खजाने से आज आप हमें भी भरपूर करेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आज का जो विषय है योग से विकर्म विनाश, किस टेम्परेचर पर होते हैं, और दूसरा है कि प्यारे ब्रह्मा बाबा के साथ जो हमारे अनुभव रहे, क्योंकि बाबा ने 18 जनवरी 69 में अव्यक्त हुए थे और हम बाबा के पास 55 में आ गए थे, और उसके बाद भी अव्यक्त बाबा ने कैसे कैसे अनुभव कराए, तो दोनों में से जो चंद्रिका बहन कहेगी वो हम सुनाएंगे। और भाई बहन भी मेजॉरिटी में बताएं।
बहन जी तो कह रही है बाबा के साथ के अनुभव सुनाओ। ठीक है, तो वास्तव में ये इस आत्मा की यात्रा है, पर साथ साथ आपकी भी यात्रा हो जाएगी। और जैसे कोई कहानी होती है, बाबा ने कहा ही है कि मैं तुमको सच्ची कहानी सुनाता हूँ। तो बाबा के साथ की मेरी कहानी को आप अपनी कहानी समझ के, जैसे कोई नाटक देखता है तो किसी के साथ अपने को जोड़ लेता है, तो उसी तरह अनुभव होता है। तो बहुत समय की बात है, जब हम पहली बार ब्रह्मा बाबा और मम्मा से मिले थे। उस समय थोड़े से परिवार होते थे, और अगर आपने पांडव भवन देखा है, सबने देखा होगा, उसमें जो हिस्ट्री हॉल है उसके अंदर जो नए आते थे उनको साथ वाला एक बंगला था, तैयार होकर बाबा मम्मा मिलते थे। तो हमारे परिवार में 4 लोग थे, मेरे लौकिक पिता, लौकिक माता, मैं बड़ा भाई और एक छोटा भाई। हम बाबा के सामने बाबा मम्मा के गए तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे दृष्टि लूँ, बाबा से लूँ या मम्मा से लूँ। इसलिए मैं कुछ टाइम बाबा की तरफ देखता था, कुछ टाइम मम्मा की तरफ देखता था। तो इसको बात को देखकर मम्मा मुस्कुराई स्टेज से कि ये क्या कर रहा है। खैर, टर्न बाय टर्न सबको स्टेज पर जाना होता था और बाबा मम्मा की गोद में जाना होता था। जब मेरा टर्न आया तो मैंने देखा बाबा की गोद में जाते ही जैसे कोई रुई जैसा होता है, वैसा मुझे अनुभव हुआ कि शरीर वगैरह नहीं है, कोई रुई का एक छोटा सा बच्चा पड़ा है। मम्मा की गोद में गए तो मम्मा से भी बिल्कुल देह रहित का अनुभव हुआ, और वो इतना अच्छा था कि थोड़ी देर के बाद जब टाइम पूरा हो जाता था तो मम्मा थपकी लगाती थी पीठ पर कि अब उठो। तो मेरा भी टाइम पूरा हो गया तो मैं उठने लगा। मम्मा ने कहा, मैं एक बारी फिर दोबारा मम्मा की गोद में चला गया। वो सीन मुझे आज तक नहीं भूलता। वो समझिए कि पहला अव्यक्त अनुभव क्या होता है साकार में, वो हमने किया। उसके बाद जो परिवार आता था, अलग से कमरा होता था, उसको चैम्बर कहते थे। तो भाई बहन जो भी परिवार आए, चैम्बर में बाबा से मिलता था। और बाबा के बच्चे भी उस समय भी क्लास में बाबा ऑफिशियल सब आगे बैठे हैं, सामने बैठे हैं। उस समय कुर्सियाँ बुर्सियाँ नहीं होती थी, बाबा संदली पर बैठते थे, बच्चे दरी पर बैठते थे। 1-2 कुर्सियाँ होती थी बुज़ुर्गों के लिए। उसके बाद फिर जब बाबा चैम्बर में जाके एक बड़ी सारी कुर्सी पे बैठ जाते थे तो बच्चे उसके इर्द गिर्द बिल्कुल आसपास बैठ जाते थे, जैसे छोटे छोटे बच्चे हों। और उसमें फिर परिवार भी मिलते थे। आप हैरान होंगे कि बाबा ने हम 4 परिवार वालों को 4 अलग अलग श्रीमत दिया। मेरे लौकिक पिता का नंबर सबसे पहले आया और उनको बहुत शौक़ था, सेवा करनी है, बस सब कुछ छोड़ देना है, सेवा में लग जाना है, टाइम बहुत थोड़ा है। तो उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा ये लौकिक वगैरह मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ और फुल टाइम सेवा में लगना चाहता हूँ।
तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हारा परिवार है, इसलिए तुम इसी तरह से रहो, ट्रस्टी हो करके ऐसे ही अलौकिक अलौकिक दोनों करते रहो। अब मेरी माता का नंबर आया तो माता को बाबा ने कहा कि तुम नष्टो मोहा हो, परंतु तुम्हारे लौकिक पति तुमको दिल्ली के पास किसी तीर्थ स्थान में सेंटर बना के देंगे, आपको वहाँ रहना। इसी तरह हुआ। दिल्ली के पास एक मथुरा नगरी है जो बहुत मशहूर है, गुजराती लोग तो जानते हैं। तो योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। जब मेरा टर्न आया, बाबा ने पूछा क्या करते हो। मैंने बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग का थोड़ा सा टाइम बचा है और लॉ पढ़ता हूँ। तो बाबा ने कहा तुम पढ़ाई पूरी कर लो। मेरे छोटे भाई का टर्न आया, वो 12वीं क्लास में पढ़ता था। उसको बाबा ने कहा तुम पढ़ाई फ़ौरन छोड़ दो। अब ये देखो, बाद में क्या हुआ कि मेरे भाई ने 3 वर्ष बाद शरीर छोड़ दिया। अब बाबा को पता था कि इसने इसकी आयु थोड़ी है, इसलिए बाबा ने उससे 3 वर्ष में बहुत सेवा करवाई। वो मैं यहाँ वर्णन नहीं करता। मुझे कहा पढ़ाई पढ़ लो। उसको पता था कि ये लंबी आयु होगा इसका, इस आगे काम आएगा। अच्छा, उसके अगले दिन बाबा ने
फिर मैं गया तो बाबा ने कहा ये बच्चा बहुत पवित्र आत्मा है। अब बाबा ने कहा ये बच्चा बहुत पवित्र आत्मा है और मेरे सारे शरीर में करंट आ गई, जैसे किसी के अंदर तूफान आ जाए। मैं तो कॉलेज का लड़का था और जितनी कॉलेज के लड़के में शरारत होती है वो सब मैं करता था। मैं होटल से खाना खा के आ जाता था, जूते पहन के, मेरी माता मेरे जूते उतारती थी। सारे घर में कोई सिनेमा नहीं देखता था, मैं देखता था। तो मुझे बहुत लगा कि भगवान कह रहा है ये पवित्र आत्मा है, मैं तो हूँ नहीं। तो मैं सारी रात सोया नहीं। अगले दिन बाबा मुरली चला कर के, पांडव भवन पुराना था, एक साइड से ऐसे गुजरा करते थे वापस। तो मुझे पता था कि बाबा इस रास्ते से आते हैं। और वहाँ पर एक मोटर गैरेज था जिसमें बड़ी बड़ी इस्त्रियाँ होती थी ना लोहे की, उस समय आयरनिंग होता था। मैं वहाँ जाके छुप गया और मैंने सोचा जब बाबा आएगा मैं बाबा के सामने जाके बोलूँगा मैं तो पवित्र आत्मा नहीं हूँ। तो बाबा आए तो मैं ऐन मौके पे बाहर निकल के मैंने कहा बाबा। बाबा बोले हाँ बच्चे। मैंने कहा आपने कहा था तुम पवित्र आत्मा हो, मैं पवित्र आत्मा नहीं हूँ। तो बाबा ने मुझे ऐसे किया और बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आगे से पवित्र आत्मा बनना। अब वो दिन उस वक़्त तो मैं नहीं था, लेकिन बाबा ने मेरा फ्यूचर देखा होगा और बाबा ने मुझे पवित्र आत्मा 100% बना दी। अब आगे चलिए, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास कर ली 1956 में। और जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, मेरे पिताजी ने दिल्ली के बहुत बिजनेस एरिया में मुझे एक ऑफिस भी ले दिया और मैं 21 ईयर का था, ऑफिस में मैं जाने लग गया। 5-6-7 महीने बाद मैं मधुबन गया तो पहले बाबा ने पूछा तुमने पास कर लिया? मैंने कहा हाँ। क्या करते हो? मैंने कहा बाबा ऑफिस शुरू किया है प्रैक्टिस। बाबा ने कहा नज़दीक आओ। मैं तो नज़दीक ही था पर और नज़दीक आओ। अब बाबा का क्या पर्सनैलिटी, तांबे जैसा शरीर, लंबे चौड़े बाबा। अब बाबा बोले बच्चे अपनी प्रैक्टिस में ना बुद्धि बहुत जाती है, वकील को सारा दिन भोजन का भी पता नहीं लगता, तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो। बाबा ने कहा और मैंने उसी वक्त सोच लिया अब मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगा। मैंने अपने भाई को कहा सब सामान समून सेंटरों में दे दो, टेबल वेबल। और मैंने पहली बार ज़िंदगी में अखबार पढ़ा नौकरी के लिए। अच्छा, जो पहली नौकरी मुझे दिखी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसमें मैंने हाथ से लिखकर एप्लीकेशन भेज दी। मुझे ये भी नहीं पता था टाइप कराते हैं। अब पीछे बाबा की शक्ति थी तो मेरे को इंटरव्यू आ गया और मैं दिल्ली में रहता था। इंटरव्यू किसी पंजाब में एक कोने में कोई भाखड़ा डैम था, वहाँ सरकार ने फर्टिलाइज़र फैक्ट्री लगानी थी, वहाँ आ गया। मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकला था। खैर मैंने थोड़ा इस प्रकार का खाना ले लिया जो एक दिन चले। तो मैं ट्रेन में बैठा। अब ट्रेन में 9 लड़के उसी पोस्ट के लिए जा रहे थे और वो बड़े स्मार्ट थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैं कोने में ऐसे बैठा था कि अगर ये जा रहे हैं तो मैं तो आउट हूँ। मुझे इंग्लिश भी आती थी, मार्क्स भी अच्छे थे, पर मुझे ये नहीं आता था। खैर वहाँ पहुँचे तो मैंने नल पर ही रेलवे स्टेशन पर स्नान किया, पैंट पूंट पहना। अब वहाँ गए। अब मुझे पता नहीं उन लड़कों से क्या पूछा गया, पर मेरे से जो पूछा गया वो बोर्ड था 6 लोगों का। तो 5 सवाल पूछे गए, 4 मेरे गलत थे। क्यों? कि मैं तो बीके था, अपना बीके का काम करता था, ठीक है इम्तिहान पास कर लिया। मेरी बुद्धि फर्टिलाइज़र क्या होता है, कैसे बनता है, कुछ नहीं ध्यान में था। वो वही पूछ रहे थे। आखिर में उन्होंने पूछा आप क्या तनख्वाह लेंगे? अब मेरे को पता ही नहीं तनख्वाह क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या होता है, सैलरी क्या होती है, कुछ नहीं। तो मैंने कहा जो आप दे देंगे।
रिजल्ट में मैं रखा गया, बाकी सब आउट। कैसे कि वो सरकारी कंपनी थी और उसका नियम था कि यंग लोगों को रखना और लोएस्ट सैलरी पर रखना, और बाकी सारे लड़के कोई नौकरी कर रहा था, कोई सोच रहा था दिल्ली जैसे शहर से हम गांव में आएंगे, वहाँ तो भी फैक्ट्री भी नहीं बनी, घर भी नहीं बने, आप ही कंपनी ज़्यादा तनख्वाह देगी। उन्होंने ज़्यादा तनख्वाह मांगी थी, मैं हो गया जॉब में। अब आगे देखिए, उस कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे। तो 3 महीने बाद उन्होंने तनख्वाह को ऊंचा करके दोबारा विज्ञापन दिया और लड़कों के लिए, ताकि ऊंची होगी तो आएंगे। मेरी आप ही ऊंची हो गई क्योंकि मैं तो अंदर था, इसलिए बाबा ने मेरी तनख्वाह भी बढ़वा दी, मुझे नौकरी भी दिला दी। अगर पहले ऊंची होती तो मैं बाहर था, समझ में आया? इस तरह तो बाबा ने मुझे जॉब दिलाया। अच्छा, अब वहाँ मैंने 17 ईयर्स 17 साल उस कंपनी में जॉब किया, और उसमें बाबा ने मुझे मौका दिया। 52 संडे होते हैं, तो 48 संडे तो मैं बाहर ही रहता था, अपने आश्रम की सेवा करनी है, जाना आना है। उसमें मैंने दुनिया में क्या होता वो सारा सीखा, कि दुनिया में कितने लोग चालाक हैं, कैसे धोखा, क्योंकि तो बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें सब कुछ होता था, तो बाबा ने मुझे अनुभव कराया। अच्छा, उन दिनों में अब देखिए, किसी का बाबा ने भाग्य बनाना होता है। उन दिनों में बात हो रही थी कि माउंट आबू में लोग आते हैं, इधर से भी आते हैं, भाई बहन इधर से भी आते हैं, तो उनको कई बारी वेट करना पड़ता है, ट्रेन आती है, लेट आती है, सामान रखना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, इसलिए नीचे कोई भवन होना चाहिए अपना पीछे का। तब तक कोई भवन नहीं था। तो हमारे एक आनंद किशोर दादा होते थे, वो संडे का दिन था, वो अपना खाना लेकर के माउंट आबू से आबू रोड जा रहे थे। तो मैंने कहा, दादा आप किसे कहाँ जा रहे हैं? बोले कि वो ऐसे जगह देखनी है। तो मैंने कहा मैं भी चलूँ? कहला चलो। तो हम दोनों पहुँच गए आबू रोड। अच्छा, वहाँ पर एक भाई था, वो बर्तनों का काम करता है, लेकिन वो खाली प्रॉपर्टी दिखाता था, थोड़ा 2 रुपया लेता था। उन दिनों में 2 रुपया बहुत था। उसको साथ ले लिया, वो हमको ले गया। तो उसने, जहाँ अब संगम भवन आपने देखा होगा, तो वहाँ पर पारसियों के गोल गोल ऐसे ऐसे पुराने मकान थे, 1916 के बने हुए, बहुत पक्के, और सामने एक सिंधी कॉलोनी थी। तो उसने दिखाया कि सिंधी कॉलोनी भी आपको जगह मिल सकती है, और पारसियों के इसमें लास्ट वाला खाली है। तो मैंने दादा को कहा, इसको 2 रुपया दे के भगा दो कि हम बात करेंगे। उसको, वो चला गया। तो मैंने पड़ोसियों से पूछा, ये जो लास्ट वाला गोल गोल ये जो बना हुआ है पारसी का, ये कहाँ, इसका मालिक कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा, इसका मालिक अजमेर में रहता है। तो मैंने दादियों के पास जाके 400 रुपया मैंने लिया। मैंने कहा अगर सौदा हो गया तो एडवांस दूंगा। मैं अजमेर पहुंच गया। अजमेर में पालू दादी थी, और वो रिटायर्ड रेलवे का चीफ इंजीनियर था। उसका बहुत बड़ा बंगला रेलवे लाइन के पार था। तो मैंने एक साइकिल किराए पर लिया, 2 आने, उस वक्त 2 आना बहुत होता था, और साइकिल पर मैं उसके बंगले में पहुंच गया, साइकिल को छुपा दिया और वहाँ गया। तो पारसी था, उसकी पत्नी थी, उसका बेटा था। मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा है कि मेरी मदर है ना, वो ब्रह्मा कुमारी में है, पर उसको माउंट आबू की हवा सूट नहीं करती, इसलिए वो चाहती है कि मैं नीचे कोई घर ले लूँ। तो आपका स्थान है, तो आपका स्थान आप उस दे सकते हैं। तो खैर उन्होंने बातचीत करके सेटल कर लिया कि 30,000 रुपये में हम आपको ये जगह दे देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं कल आऊँगा। अब प्लान, बात ये थी कि उसने तो मेरी माँ को देना था, मैंने लेना था ब्रह्मा कुमारी के लिए। तो अगले दिन मैं फिर पहुंच गया और जाके मैंने कहा भाई एक प्रॉब्लम आ गई है। बोला क्या? मैंने कहा वो जगह सड़क के ऊपर है, बहुत ट्रैफिक आता है, सामने सिंधी कॉलोनी अंदर है, तो ब्रह्मा कुमारियाँ सिंधी कॉलोनी में ले रही हैं,
तो मैंने उनसे बात की है, वो कहती हैं ये आप ले लो, ये आपकी माँ ले लेगी। उसने कहा ब्रह्मा कुमारी को तो हम इतने कम पैसे में नहीं देंगे। तो उसका बेटा बोला, बेटा पिता को यार कहता था, यार तू तो बेच दिया ना, तो उसको मैंने पैसा दिया, वो संगम भवन खरीदा गया। तो ये पहली बात बाबा ने कराई। उसके साथ उतनी जगह खाली थी, लास्ट था, तो वहाँ पर हमने वो सारा बना लिया। अब आइए आगे, ऊपर जो पांडव भवन था उसके सामने ओम शांति भवन बनना था। तो ओम शांति भवन दादियों ने बनाना शुरू किया था। तो बिल्कुल बीच में सरकार ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। उन्होंने कहा पहाड़ी का इलाका है, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी का टोपोग्राफी बिगड़ती है। तो दादी जी ने मुझे कहा कि तुम सिरोही में कलेक्टर है, उसके पास जाओ और उससे ये परमिशन लेके आओ। उनको फेथ था। मैं अपने डॉक्टर, बड़ी गर्मी थी, मैं बनारसी डॉक्टर को लेके हम पहुंच गए सिरोही कलेक्टर के पास। और मेरा नियम था कि बहनों को ज़रूर लेना है, तो मैंने सिरोही की बहनों को भी साथ ले लिया। अब कलेक्टर बोला, आपकी तो बहुत बड़ी संस्था है, गरीबों के लिए क्या करती है? पहले तो उसने पूछा सिरोही में आपके कितने सेंटर हैं, तो मैंने कहा ये बहन जी बताएगी। फिर उसने कहा गरीबों के लिए क्या करती है? तो मैंने कहा कलेक्टर साहब, मैंने जेब से रुमाल निकाला। मैंने कहा कलेक्टर साहब ये रुमाल 5 रुपए का तो होगा उन दिनों में? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं? 60 करोड़ उस वक़्त। तो मैंने कहा 60 करोड़ गरीबों को अगर एक रुमाल देना हो तो कितना पैसा चाहिए? 300 करोड़। तो मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी के पास इतना है और एक रुमाल से बनेगा भी क्या गरीबों का? फिर मैंने उसको समझाया कि हम लोग अमीरों को मोटिवेट करते हैं कि गरीबों के साथ शेयर करें, ये हमारा काम है। तो थोड़ा उसको तसल्ली हुई। फिर बातचीत किया तो उसकी पत्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, खैर उसने परमिशन दे दी। इस प्रकार से हमें परमिशन मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो ओम शांति भवन था उसके लिए पूरा कंस्ट्रक्शन करने के लिए और पांडव भवन के किचन को बड़ा करने के लिए 120 टन सीमेंट चाहिए था। अब सरकार में सीमेंट कंट्रोल्ड था। उन दिनों में 20 रुपये बोरी सीमेंट था, 20 रुपये ब्लैक था। और माउंट आबू में सिर्फ 3 महीने में 20 बोरी देते थे राशन कार्ड पे। तो दादियों ने कहा भाई ब्रिजमोहन तुम दिल्ली में रहता है, तुम जाके गवर्नमेंट से सीमेंट लो। अब एक वंडरफुल बात आप सुनिए। मैं पूछता पाछता सीमेंट कंट्रोलर के दफ्तर चला गया। वो भाई सामने बैठा किसी से बात कर रहा था। जब उसने बात पूरी की तो मुझे बोला बताइए। अब ज़रा गौर से सुनना। मैंने बताने की बजाय उससे पूछा आप किस शहर के रहने वाले हैं? नॉर्मली तो कोई नहीं पूछता। उसने मेरा ही शहर बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने उससे पूछा आप किस स्कूल में पढ़े हैं? क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति सीमेंट कंट्रोलर के बाद 40-45 साल के बाद वो जाए और उससे पूछे आप किस स्कूल में पढ़े हैं? तो बाबा टच कर रहा था। बाबा को पता था इसका शहर भी वही है, स्कूल भी वही है। अच्छा, स्कूल में वो मेरे से एक क्लास आगे था। मैंने पता किया तो फिर हमने स्कूल के टीचर्स जो थे उस समय के, उसके नाम शेयर किए। वहाँ एक सरदार टीचर था, उसके यहाँ जहाँ बीएड थी, उसका नाम था सोडी। तो हम उसको कुक्कड़ सोडी कह के छेड़ते थे, कॉक सोडी। तो मैंने कहा हमारे स्कूल में कॉक सोडी था। उसने कहा हाँ। और भी बातें करी तो 2-3 मिनट में हम बचपन में खो गए। उसके बाद उसने कहा काम बताइए। तो मैंने कहा जी ऐसे मैं ब्रह्मा कुमारी में हूँ और हमें 120 टन सीमेंट चाहिए। 120 टन? आपने डैम बनाना है? तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उस वक़्त जनता गवर्नमेंट थी। तो कहता है तो गवर्नमेंट ने तो बैन किया हुआ है, सिर्फ PW वालों और मिलिट्री वालों को गवर्नमेंट सीमेंट देती है। फिर कहता है ठहरो ठहरो ठहरो। कहता है संजय गांधी ने
आनंदपुर के गुरुद्वारे के लिए सीमेंट लिया, आप छोड़ जाओ, मैं आपको लेके दूंगा। सार ये है कि उसने हमको 120 टन सीमेंट लेके दिया और बताया कि किस तरह का सीमेंट होता है, एपीसी, पीपीसी, कैसे ट्रांसपोर्ट वाले ठगी करते हैं। अच्छा, वो उसने दिया। उसके बाद जब तक सीमेंट डिकंट्रोल नहीं हुआ वो हमें सीमेंट देता रहा। दिल्ली का रजौरी गार्डन बना, श्री फोर्ट बना। अब ये बाबा को पता था, ये एक स्कूल में पढ़े हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब आपको बताते हैं ब्रह्मा बाबा की बात। अब हम तो बिल्कुल बच्चे थे, परंतु ब्रह्मा बाबा ने, जैसे किसी की जन्मपत्री पढ़ते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि मैं मधुबन जाता था तो ब्रह्मा बाबा भोजन के बाद मुझे बुलाते थे। पहली बार बुलाया तो बोला, बच्चा तुम ताश खेलना आता है तुमको? मैंने कहा नहीं। बाबा ने कहा तुम क्लब में नहीं जाते? मैंने कहा हमारी कंपनी की क्लब है बहुत बड़ी, पर मैं वहाँ क्या करूँगा जाके, मैं साल में एक बार उसका ऑडिट करने जाता हूँ। फिर बाबा ने मुझे कहा तुम बुद्धू हो, ताश खेलना सिखाया थोड़ा सा सिंपल, और कहा तुम रोज़ आ जाया करो। बाबा का बच्चा नारायण और मैं, हम ताश खेलते थे सिर्फ प्यार के कारण। अब मैंने देखा बाबा मुझे अपने साथ गद्दी पर बिठाता था, नारायण को सामने बिठाता था, तो मुझे बड़ी गुदगुदी होती थी कि देखो अपने लौकिक बेटे को वहाँ बिठाया है, मुझे अपने साथ बिठाया। तो मुझे तो आदत पड़ गई कि रोज़ भोजन के बाद जाना है, बाबा के साथ ताश खेलना है, और बाबा हमेशा जीतता था ताश में। हम कभी जीते नहीं बाबा से, और जीतने के बाद बाबा हमको कहता था ऐसे करो, हम वो भी करते थे, हमें बड़ा मज़ा आता था। एक दिन क्या हुआ, बाबा ने नहीं बुलाया, तो मैं बाबा के कमरे के बाहर घूम रहा था। लच्छू दादी बाहर आई, मैंने कहा दादी बाबा ने नहीं बुलाया। कहती ठहरो ठहरो मैं पूछ के आती हूँ। उसने पूछ के आई, बोली जाओ अपने साथियों को ले आओ। उस दिन बाबा अपनी गद्दी पर लेटे हुए थे और कंबल सा लिया हुआ था। बाबा ने लेट के खेलना शुरू किया और पहली बाजी बाबा हार गया। अब हमने सोचा बाबा से ऐसे तो करा नहीं सकते, पर कारण क्या है? तो मैंने कहा लच्छू दादी आज बाबा लेटे हुए हैं, तबीयत तो ठीक है? कहती है तुमको पता है उसको 102 बुखार है, लेकिन प्यार के कारण उसने तुम लोगों को बुलाया कि चलो बच्चों को खुश कर दो। अब बताओ, ऐसा बाबा था। इसी प्रकार से हर, यानी वो बाबा की पालना जो देनी थी वो बाबा इस प्रकार से हमको देता। बहुत सारी बातें हैं कि मुझे आम खाना बहुत पसंद था। अच्छा, तो बाबा के पास कोई भी परिवार जाता था तो एक बार परिवार को बाबा के साथ भोजन करना होता था, उसका भाग्य मिलता था। तो हमारे परिवार को भी एक टाइम मिला, तो टोकरी में आम थे, हर एक को एक एक आम दिया गया। तो मेरी लौकिक माँ को पता था कि ये आम पसंद करता है। उसने बहुत चुपके से, बहुत धीरे से टेबल के नीचे से अपना आम मेरे को खिसका दिया। उसने समझा बाबा को पता नहीं लगा, बहुत बिल्कुल। जब भोजन पूरा हो गया तो बाबा ने कहा लच्छू एक आम की टोकरी लाओ, और मुझे कहा ये लो। अर्थात बाबा को पता लग गया था कि ये इसको आम पसंद है। अब कहने का भाव ये है कि मैं, क्योंकि बाबा मुझको आम देता था, जब बाबा व्यक्त हो गए तो मैंने फैसला कर रखा था बाबा को भोग लगाने के लिए कहीं से भी आम का सीज़न, अब तो आम बेसीजन भी मिलते हैं, उस समय नहीं मिलते थे, कोई जगह बाबा के लिए आम लेके जाना। और मैं दिल्ली में रहता था, तो कितने दिन बाद मैंने पहुंचना है, कितने दिन बाद वो भोग लगना है। उस दिन वो आम पका हुआ भी होना चाहिए, उस पर दाग भी नहीं होना चाहिए। तो मैं सारे शहर में ढूंढवा के आम लेता था, फिर अपने बैग में जैसे किसी बच्चे को रखते हैं रखता था, फिर मैं उनको देखता रहता था। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि बाबा को मैंने आम का भोग लगाया। ये एक रिलेशनशिप की बात है।
अच्छा, इसी प्रकार से आप देखते जाएंगे कि फिर बाबा ने क्या किया कि मैं नौकरी कर रहा था, 17 साल नौकरी की, तो नौकरी के अंदर इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं। तो मैं तो बाबा का ज्ञान दे सुनाता था और नौकरी करता था, काम अच्छा करता था। एक बारी हमारी कंपनी में इंटरव्यू हो गया और हमारी 8 कंपनियां थी भारत में, सारे बड़े बड़े हमारी लेवल के ऑफिसर आ गए इंटरव्यू देने। दिल्ली में इंटरव्यू हुआ। अब मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैं तो ज्ञान ध्यान जानता हूँ, दफ्तर का काम किया, तीसरी बात नहीं जानता। तो दिल्ली में मैं इंटरव्यू दे के आया तो मैंने घर में माता पिता ने कहा भोजन करो, तो मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया। पिताजी बोले बाबा बैठा है ना, तो मैंने कहा बाबा तो बैठा है, पर बाबा ये थोड़ी कहता है कि मेरा नाम बदनाम करो, मैं तो इंटरव्यू ही गड़बड़ हो गया। फिर भी पिताजी ने कहा बाबा बैठा है, पर मैंने बाबा बैठा है पर मेरे दिल में नहीं लगा कि बाबा ऐसी हालत में मेरी मदद करेगा। इंटरव्यू गलत था। वापस मैं अपने शहर चला गया और दिन गिनने लगा कि किस दिन उस इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है। अच्छा, रिज़ल्ट आया, उसमें ये आया कि किसी कारण से वो इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया, कुछ उसमें गड़बड़ थी मेंबर फिक्स करने, तो मैं बच गया। तब मैंने देखा कि बाबा अपने बच्चे की इज्जत हर परिस्थिति में रखता है। अच्छा, अब आपको सुनाते हैं, दिल्ली में एक पांडव भवन लिया गया 1972 में, और उस वक़्त वो बहुत बड़ा स्थान था, एक ही स्थान था आबू के अलावा जो ब्रह्मा कुमारी ने ख़रीदा, और सब ने मिलकर पैसे डाल के ख़रीदा। उस वक़्त उसका कीमत था 4.25 लाख, लेकिन 4.25 लाख भी वहाँ उस वक़्त 4.25 करोड़ जितना था। तो जब ले लिया तो दादियों ने कहा कि इस स्थान पर कोई बड़ा भाई रहना चाहिए, बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ बहुत कारोबार होगा। जैल सिंह के बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति वेंकट रमन थे, वो भी माउंट आबू में आए। उस समय क्या होता था, यूनिवर्सल बड़ी बड़ी विदेश की कॉन्फ्रेंस होती थी, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 1, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 2, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 3, फिर इसके बाद यूनिवर्सल हार्मोनी कॉन्फ्रेंस। तो विदेशी लोग यूएसए से, यूएन से बड़े बड़े ऑफिसर लाते थे, और हमारा काम होता था उसके मैच करने वाले इंडिया के ऑफिसर लोग, तो वो तो यही वीआईपी होते थे। उसके बाद राजीव गांधी वहां आए, नरसिम्हा राव वहां आए, और उसके बाद शंकर दयाल शर्मा वहां नहीं आए, उन्होंने बाबा की पोस्टेज स्टैंप रिलीज की 1994 में दिल्ली में। फिर प्रतिभा पाटिल आई, ऐसे ऐसे गोविंद जी आए, आज मुर्मू आए। तो मैं आपको स्टैंप की बात सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने कहा करते थे बच्चे बाबा का स्टैंप निकालो, बच्चे बाबा का स्टैंप निकालो। तो हमको प्रेरणा आई कि बाबा का स्टैंप निकालना। उन दिनों में बाबा का स्टैंप निकालना इम्पॉसिबल जैसा। एक बहुत बड़ी कमेटी होती थी स्टैंप के लिए, उसमें बड़े बड़े कम्युनिस्ट और लोग होते थे, ब्रह्मा कुमारी को तो मानते ही नहीं थे। उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस था। तो हम लोग गए, हमने जो भी उसके मेंबर थे, एक गुजरात का भी कोई वाइस चांसलर था, मुझे नाम नहीं याद, वो ऊपर जा रहे थे मीटिंग में, तो हमने उनको कहा देखो हमारी स्टैंप निकलनी है, आप थोड़ा सा रिकमेंड करना। उसने कहा हाँ जी हाँ, लेकिन 2 मिनट बाद वो लिफ्ट से बाहर जा रहा था, तो झूठा काम कर रहा था। खैर हमने कहा ये साइड के कमरे में बैठ के योग लगाना है खूब, ताकि हमारी स्टैंप पास हो जाए। अचानक बैठे हैं योग लगाने, मुझे झपकी आ गई। मैंने कहा बहन जी आज स्टैंप नहीं निकलेगा, मैं योग लगाने बैठा हूँ और मुझे झपकी आ गई, स्टैंप कैसे निकलेगा। और सचमुच क्या हुआ, उस वक्त एक मिनिस्टर था राजेश पायलट, उसके हाथ में ये था, वो राजीव गांधी का दोस्त भी था। तो उसने, हम उसको बहुत कहा था, तो उसने रिकमेंड करना था, उसने
लिखना था, लेकिन उसी दिन उसकी चेंज कर दिया उसको मिनिस्टर, उस मिनिस्टर से चेंज करके कोई और ब्रिजलाल वर्मा मिनिस्टर को ले आए, तो रह गया। फिर कई दिन के बाद फिर दोबारा नया मिनिस्टर आता है तो नई कमेटी बनती है। तो नई कमेटी में एक लेडी आई, उसका नाम था मेजर मोहिनी, और वो लेडी हमें सोलन में मिली थी। वो मिलिट्री की ड्रेस पहनती थी, चंद्रमणि दादी से भी मिली। वो एक अलग तरह की मिलिट्री में थी, और उसका भाई सुखराम जी वो मिनिस्टर बन गए, उसका धर्म भाई। अब हमारे में घंटी बजी का बाबा की स्टैंप निकलेगी। फिर वही हुआ, तो आधे लोगों ने हाँ की, आधे लोगों ने ना की, पर उस बहन की हमने बहुत खातिरी की, घुमाया फिराया। उसने सुखराम को कह दिया इनका स्टैंप निकालना है, तो सुखराम ने कहा ठीक है, मैं खुद फैसला करूंगा। आखिर वो स्टैंप निकला। शंकर दयाल शर्मा जी ने राष्ट्रपति भवन में उसका उद्घाटन किया 1994 में। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि वो स्टैंप प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से निकली, दादा लेखराज के नाम से नहीं निकली। दादा लेखराज के लिखता है इस साल में पैदा हुए, नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जब निकलता है तो डेट नहीं होती, और गवर्नमेंट को उसकी बायोग्राफी का फोल्डर छापना पड़ता है। तो पहली बार 1994 में प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से स्टैंप निकला और धूम मच गई, और फोल्डर भी उसका बना। तो सारे देशी विदेशी सब दादियां खुश हो गई कि बाबा ने अपना स्टैंप निकला। तो हम ये मानते हैं यहाँ बाबा है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाबा करा। अब इसी से लिंक एक और बात आपको पता हो कि दादी जानकी जी का इस सदी में जिस दिन उनका 1 साल पूरा होना था, उस दिन उनका भी स्टैंप निकला। अब वो तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर किसी का भी स्टैंप नहीं निकलेगा शरीर छोड़ने के 10 साल बाद। किसी का भी निकलेगा 10 साल बाद निकलेगा, इनका निकल सकता। अब रूल ये है। और दादी जानकी का स्टैंप निकलवाना है। और दादी जानकी का हमारे से इतना प्यार था कि सभा में कहती थी ब्रिजमोहन कहाँ है, तो मैंने कहा दादी जानकी इतना हमको प्यार करती है, हम दादी जानकी का स्टैंप नहीं निकाल सकते? जरूर निकालें। तो मैंने विदेशियों को इंग्लिश अच्छी आती है, उसमें दादी की बायोडाटा बनवाई, 3 बारी बनवाई। वो तंग आ गए, गवर्नमेंट को भेजी, दादी के स्टैंप के डिजाइन बनवाए। तो अभी मैं सोच रहा था कि हम मंत्री से मिलेंगे तो स्टैंप की बात करेंगे। अचानक हमको पता लगा मंत्री ने स्टैंप पास कर दी। हम तो बड़े हैरान हो गए कि मंत्री ने बिना मिले स्टैंप पास कर दी। और दूसरे कोविड लगा हुआ था, इसलिए वो कमेटी वैसे ही सस्पेंड थी, स्टैंप कमेटी थी। तो अब अपने आप मंत्री ने कभी दादी का भाषण सुना होगा। अब वो स्टैंप पास हो गई, उसका उद्घाटन होना था, तो उद्घाटन प्रेसिडेंट ने करना था, कोविड ने, वो बीमार हो गया। तो जयंती बहन रुकी हुई है उसके उद्घाटन के लिए। अब हमने सोचा कोविड कब ठीक होगा, जयंती बहन तो चली गई। तो हमने वाइस प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया, तो वाइस प्रेसिडेंट ने जानकी दादी के स्टैंप का उद्घाटन किया। वो मंत्री आया, उसने कहा हमारा इज्जत बढ़ी है। तो कहने का भाव ये है कि जो काम बाबा को कराना है वो बाबा करा लेता है, और हम लोग निमित्त इंस्ट्रूमेंट है। हम बाहर जाएंगे, हमको कोई पछानेगा भी नहीं, लेकिन बाबा को कराना है तो बाबा रास्ता बता दे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं कि कब कैसे बाबा किस प्रकार से ना होने वाली चीज को करवा देता है। चाहे दिल्ली में हमें प्रोग्राम करने हो, चाहे स्थान लेना हो, चाहे बिल्कुल मना हो, बाबा करा देता है। अब इतनी काफी है कहानियां। अब चलो
मैंने कहा हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हम सब स्टूडेंट हैं, तो अगर आप बहन जी आज्ञा दें तो मैं 4 कहानियां स्टूडेंट की सुनाऊं, हैं, ताकि आप लोग छुट्टी करने आए हैं थोड़ा लाइट हो जाए। ठीक है? आप कहानी सुनना चाहते हैं या विक्रम विनाश करने की युक्ति सुनना चाहते हैं? कहानी सुन, क्योंकि कहानी याद रहती। अब देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके घर में पैसा बहुत होता है, पर अर्थात लक्ष्मी बहुत होती है, पर उनके घर में सरस्वती कम होती है। उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते थे पहले, तो हर बिजनेसमैन और उसके बच्चे चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों ताकि लक्ष्मी के साथ सरस्वती भी आ जाए। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन की फैमिली ने अपने बच्चे को बहुत बड़े महंगे स्कूल में पढ़ाया, और एक दिन उसका रिजल्ट निकलना था, तो माता पिता दोनों घर में वेट कर रहे थे कि बच्चा आजकल की तरह नहीं ऑनलाइन रिजल्ट मिलता, वो स्कूल में बताते थे, सुन के आएगा। अच्छा, बच्चा आया तो माता पिता ने पूछा तुम्हारे कितने नंबर आए? उसने कहा 100 में से 98%। माँ ने सोचा कि इसको हलवा खिलाऊं देसी घी का, 98% नंबर लाया, लेकिन पिता ने उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। और निकम्मा, निखट्टू, नलायक, 98 नंबर लाया। माँ बड़ी हैरान, बोला देखो हम बिजनेसमैन हैं, हम दिन में 1 का 100 का 300 करते हैं, और तू मूल भी गवाया 100 में से 98। अब आप हंसेंगे, परंतु 2 का ही फर्क है ना। अब बाबा कहता है, आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि ब्राह्मणों की कमाई बहुत तेज होती है, क्षत्रियों को नहीं मैं कह रहा। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में 2 का ही तो फर्क है। तो अगर आपने वो 2 गवा दिए तो चौथा हिस्सा स्वर्ग का गवा दिया। इसलिए वो बिजनेसमैन ठीक कह रहा है। तो हमें अपनी कमाई का ऐसे ध्यान रखना है कि हम 2 नंबर भी घट गए सिर्फ, बाकी तो बाबा देते, ये 2 ही हमको अपने धारण करने। अच्छा, एक और था, एक पिताजी अपने बच्चे को जमा करना सिखा रहे थे घर के बाहर बैठ के, कि बच्चा 100 में 80 जमा करो तो कितना होता? तो बच्चे ने कहा 280। बहुत लायक बच्चा था। 100 में 80 जमा करना होता है कि 280? तो उसने कहा शाबाश, तू हमारा नाम रोशन करेगा। नौकर को बोला इसके लिए चॉकलेट लाओ। अच्छा, एक भाई गुजर रहा था, उसने कहा ये क्या बोल रहा है, इसको तो खुद भी जमा करना आता है कि नहीं आता? बोला भाई साहब आप इसको क्या सिखा रहे हैं, ऊपर से इसकी शाबाश कर रहे हैं। उसने कहा देखो तुमको पूरी बात पता नहीं, कल इसने 380 का। अर्थात हर एक बीके को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हमारा आंसर गलती है, पर हम सही आंसर के नजदीक तो जा रहे हैं ना, इसलिए ताली बजाओ कि हम कहां से कहां तो आ गए। अच्छा, एक और ऐसा ही था, माता पिता रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, बच्चा आया, उन्होंने कहा बेटा कैसा रहा? कहते जी बहुत अच्छा। अब वो तो सोचने लगे आजकल के बच्चे तो कार मांगते हैं, इसको क्या देंगे? बोला कैसा अच्छा? बहुत ही अच्छा।
वो और बेचारे माता पिता एक्साइटेड हो गए, कितना अच्छा। तो बोला बताओ तो सही। बोला इस साल आपको नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। अच्छा अब आप हंस रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप गीता, रामायण, महाभारत कब से पढ़ रहे हैं? कब से पढ़ रहे हैं? एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर से पढ़ रहे हैं। आपकी किताबें क्यों नहीं बदलती? बताओ, इसका मतलब क्या है? कि उसमें कुछ नया नहीं है। और बाबा की मुरली तो रोज नहीं आती है, इसलिए कि उस किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो फेल ही करवाने वाला, इसलिए वो बदलती नहीं। अब बाबा ने हमारी बदली। अब लास्ट बहुत ज्यादा तो नहीं करनी है। हमारा स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको और कुछ याद ये रहे न रहे, ये जरूर याद रहे। एक पिताजी सवेरे सवेरे अपने बच्चे को पीट रहे थे। एक भाई गुजर रहा था, उसने कहा इस गरीब को सुबह सुबह क्यों मार रहे हो? कहता है जी बात यह है, कल इसका रिजल्ट आना और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं। तो मतलब क्या निकला कि हमें धर्मराज का भी ध्यान रखना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमारा कैसा रिजल्ट आने वाला है। ओम शांति।